जय सिया राम, हर हर महादेव। आर के राष्ट्र में आपका स्वागत है। अभी विपक्ष जब ये बात बोलता है कि मोदी जी ईवीएम हैक करके जीतेंगे, तो सीधा सी बात ये है, ये मान लीजिए कि वो लोग हार अपना स्वीकार कर चुके हैं और बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। अब बात यह है कि ईवीएम हैक होता तो क्या होता। अगर ईवीएम सचमुच हैक होता तो क्या होता। अगर ईवीएम हैक होता तो 2014 में कांग्रेस नहीं जाती, और अगर कांग्रेस नहीं जाती तो आज देश में उथल पुथल मचा हुआ रहता, देश आतंकिस्तान बन गया हुआ होता। अब बोलिएगा, अब आप लोग को लगता होगा कैसे। आप लोग याद कीजिए, 2011 में सोनिया गांधी एक बिल लाने वाली थी, और आप जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उस सिर्फ आप गूगल में सर्च मारिए ये लिखकर कि सोनिया गांधी का हिंदू विरोधी बिल, देखिए सारा चीज आ जाएगा। उस बिल में यही था कि अगर कोई गैर हिंदू महिला के साथ, गैर हिंदू जो हिंदू नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार भी होता है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको दुर्व्यवहार माना जाएगा। लेकिन अगर हिंदू महिला के साथ बलात्कार भी होता है तो उसको, और बलात्कार करने वाला अगर गैर हिंदू है तो उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। और उसके बाद अगर महिला जिनका बलात्कार हुआ है वो महिला, उनके परिवार थाने में अगर रिपोर्ट लिखवाने गए तो उल्टा उन्हीं को जेल में डाल दिया जाएगा, ये कह कर के तुम सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हो। यानी कि जिनका बलात्कार हुआ है वो अपना इसका विरोध भी दर्ज नहीं करवा सकते हैं। अगर दो संप्रदाय में, हिंदू और गैर हिंदू समुदाय में अगर झगड़ा हो जाता है या दंगा हो जाता है तो दोषी सिर्फ हिंदू को माना जाएगा। अब आप ही बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदू का ही है। अगर हिंदू इस तरह के कार्य करता तो आज कोई गैर हिंदू रह पाता यहाँ पर? कोई नहीं रहता। लेकिन हिंदू ये नहीं करता, इसके बावजूद भी इसके खिलाफ बिल लाया गया। उसके बाद सुनिए और क्या था, क्या इसमें था। अगर कोई मुस्लिम का आपका घर पसंद आ गया और वो घर आपसे लेना चाहता है, जो भी दाम दे, अगर आप उसको मना कर दिए तो भी आपको दोषी माना जाएगा, और आपको उसके खिलाफ, गैर हिंदू के खिलाफ ये कहकर जेल में डाल दिया जाएगा, गैर हिंदू के खिलाफ ये नफरत फैलाता है, नफरत रखता है। और सुनिए इसके बाद क्या था। अगर कोई आतंकवादी है, पाकिस्तान का आतंकवादी है, अगर वो पकड़ा गया चाहे नहीं पकड़ा गया, उसको पकड़ने के लिए या उसको पकड़ा गया तो फांसी देने के लिए आप मांग करते हैं तो भी आपको दोषी माना जाएगा। जैसे कि रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, इन लोग का विरोध करते हैं तो भी आपको दोषी मानकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह अगर ईवीएम हैक होता तो आप समझ लीजिए क्या होता। कांग्रेस जाती नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का पहला प्रधानमंत्री बने थे तो वो जब बिना चुनाव के ही जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन गए थे। बाकी आपको इमरजेंसी याद ही है, 2004 से लेके 2014 तक के बाकी कांग्रेस का सारा चीज आप देख लिए हैं खेला कि आतंकवादी को भगाकर, आतंकवादी बम विस्फोट किए थे उनको भगाकर और हिंदू लोग को जेल में डाल दिया गया था, और एक नारा गढ़ दिया गया था हिंदू आतंकवाद का। तो और एक बात और ये भी है कि अगर कांग्रेस ईवीएम हैक करने पर, अगर ईवीएम हैक होता तो वो तो जाता ही नहीं। और ईवीएम हैक क्यों हुआ? ईवीएम हैक क्यों हुआ? ईवीएम हैक सुन लीजिए राहुल जी और सोनिया जी और सारे उनके समर्थक लोग, ईवीएम हैक हुआ जब आप हिंदू के विरोध में, बहुसंख्यक के विरोध में काम कीजिएगा तो ईवीएम हैक होगा ही। आप बहुसंख्यक को भावना से खेलिएगा
बहुसंख्यक को आतंकवादी बोलिएगा, बहुसंख्यक को आप गाली दीजिएगा तो ईवीएम हैक होगा ही। आप बहुसंख्यक के खिलाफ बिल लाइएगा, बहुसंख्यक को देश में हत्याएं करवाइएगा, नरसंहार करवाइएगा, उनके आस्था से खिलवाड़ कीजिएगा, श्री राम मंदिर के विरोध में आप वकील लगाइएगा, सारे मंदिरों को हड़पने वाले का समर्थन कीजिएगा तो ईवीएम हैक होगा ही। आप दिन रात भ्रष्टाचार कीजिएगा, देश में जातिवाद का आग फैलाइएगा तो ईवीएम हैक होगा ही। अब एक चीज और सुन लीजिए, ये लोग जो आपको लग रहा है कि आपका देश का सच्चे भारतीय का सनातनी का लड़ाई सिर्फ यहाँ का गद्दारों से ही सिर्फ है, ये नहीं है। अभी पूरा विदेशी तंत्र जो भारत का विरोधी है सब लोग एक्टिवेट हो चुका है, और सभी लोग, जैसे कि राठी एक है तो वो तो नहीं भारत का है, भारतीयता से उसको कोई मतलब नहीं है, वो शादी किया विदेशी महिला से, रह रहा है विदेश में, वो वहाँ से मैनेज कर रहा है यहाँ का, उसको यहाँ पर कुछ किताब छू ज्ञान वाले लोग मसीहा मानने हुए हैं। तो भैया तो वैसे अगर कहा जाए तो आपको हाफिज सईद भी कांग्रेस के समर्थन में बहुत कुछ बोलता है, कांग्रेस का समर्थन करता है, तो क्या उसका बात मान लें हम लोग कि नहीं हाफिज सईद बोल दिया कि कांग्रेस अच्छा है तो हम अच्छा मान लें? वो उतना बड़ा आतंकवादी, उतना दुर्दांत अपराधी बोलता है ये बात तो हम उसको मान लें? लेकिन ये किताब छू ज्ञान वाले लोग, ध्रुव राठी जो कि भारत से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ पर कोई चीज़ बोलता है, ये लोग देखो देखो ध्रुव राठी तो, अरे उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तुम लोग सिर्फ वैल्यू दे रहे हो, और उसके बाद का कोई नहीं। और देख रहे हैं अभी कुछ वैसे ही लोग किताब छू, और जो कि गलत उसका परिवेश ही रहा है उन लोग का, वो लोग एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, 5 किलो अनाज में मत बिकना, 5 किलो अनाज देकर ये वो लंद फंद, तो पढ़ाई, अब ये, अरे तुम 2004 से 14 तक या 40 साल पहले तक का तुम एक डेटा निकाल लो कि कितना विकास कांग्रेस किया था देश को, ठीक है, और 2014 से 24 तक का डेटा निकाल लो कि क्या विकास हुआ है, दोनों में तुलना कर लो, कहीं भी थोड़ा भी समानता नजर आए तो बोलना। और ये बहुत आसान है, आप गूगल में सर्च मार लीजिए 2014 से 24 तक का बीजेपी शासन में क्या क्या हुआ, और 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासन में क्या क्या हुआ। लेकिन ये मूर्ख लोग जो कि महामूर्ख हैं, अरे तुम लोग को तो अभी जैसे कि तुम लोग अभी इसलिए ये बोल रहे हो क्योंकि 2014 में कांग्रेस हार गई, अगर कांग्रेस जीत जाती तो पहले तुम ही लोग शिकार बनते, जो अभी गंदगी फैला लेते हो ना, उसके बदले में कुछ लाभ मिल जाता है ना, वो घड़ी गंदगी में भी डूबना पड़ता और चमन्नी भी नहीं मिलता, मार दिए जाते या फिर घिसट घसीट के जीते। अभी तो कुछ गंदगी फैलाकर अपना लाभ ले लेते हो, लेकिन वो भी नहीं कर पाते, शिकार पहले तुम ही लोग बनते, क्योंकि शिकार तुम ही लोग बन ही सकते हो। अब कोई बोलेगा कि सुभाष चंद्र बोस गुलामी कर ले, भगत सिंह गुलामी कर ले और चंद्रशेखर आजाद गुलामी कर ले, तो ये तो नहीं होगा, जो गुलाम है वही गुलामी करेंगे, तो तुम ही लोग शिकार बनते। जैसे तुम लोग को तो हम माने कि इतना हमको लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2-3 साल का बच्चा है, वो अगर मान लीजिए कहीं कुआं उधर जा रहा है, उसको एक बार आवाज़ दे देगा तो वो रुक जाएगा कि भैया उस कुआं है, माने वो रुक जाएगा, उसको हटा लेगा आदमी। लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं कि ये लोग, बच्चे भर भी बुद्धि नहीं है कि किसका समर्थन कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ये लोग खुद खाई में डूबना चाहते हैं। तो और एक चीज़ और तुम लोग सुन लो, जो जितने विरोधी लोग हैं सनातन का, सीधा से बात यह है कि जो सनातन का विरोधी है वही मोदी विरोधी है, ठीक है, या वो मूर्ख है, दो ही चीज़ है।
तो तुम लोग एक बात और सुन लो कि पहले जो मीडिया था वो सीमित था, वो सरकार के इशारे पर चलती थी, लेकिन आज का वो चीज़ नहीं रहा है। अभी आप हर हाथ में हर व्यक्ति ही मीडिया भी है। अभी हर किसी को सब सारा चीज़ जानकारी मिल रहा है। पहले जो बोल देते थे नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, जब तक बोल देते थे सुनता था आदमी, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो सबको हकीकत पता चल गया है। और अभी तुम किसी को क्या ये बताओगे कि क्या करना है नहीं करना है। अभी सबके हाथ में मोबाइल है, अगर जिसके पास थोड़ा भी विवेक है, अपना जिनको नहीं लिखने आता वो भी बोल कर सारा समाचार ले लेंगे, क्या है नहीं है, कौन सरकार क्या काम किया, कहाँ पर क्या हुआ। तो तुम लोग वो जो नेहरू जी बोल दिए कि हम चाचा हैं देश का, तो चाचा मान लिया, तो वो सब चीज़ चला गया है। और तुम लोग का ये सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और 400 पार का टारगेट है, प्रचंड रूप से जीतेंगे। ये मेरा एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये बात बोलना पड़ा, ये बात बोलूँगा, क्योंकि मेरा भी देश के लिए कुछ फर्ज बनता है। जब तुम विदेशी आक्रांताओं के बारे में तुम महिमा मंडन करोगे, तो हम भी अपना देश का जो मूल्य है, देश का के लिए जो सच्चाई है और देश के लिए जो सही है उसके बारे में बोलेंगे। इसलिए इस तरह से जो निगेटिविटी फैलाते हैं, इन लोग से सावधान रहें सभी मित्र बंधु लोग। और सभी लोग आगे बढ़कर, जैसे कि देखिए अभी राठी ये सब फैला रहा है कि 4 आदमी को मोटिवेट कीजिए, 10 आदमी को मोटिवेट कीजिए, तो हम लोग 140 करोड़ मिलकर 0 पर कर देंगे आउट मोदी जी को। वही बात हम बोलते हैं कि वो लोग तो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि असत्य और सत्य में बहुत फर्क होता है भैया। झूठ मूठ के बोलेगा कि दिन को रात और रात का दिन, तो कोई करेगा नहीं करेगा। लेकिन आप लोग कीजिए, जो मूर्ख हैं उनको समझाइए, जगाइए, जो गुमराह हो चुके हैं उनको समझाइए, जगाइए। आप लोग भी ये चीज़ रखिए कि कम से कम 5 आदमी को मोटिवेट करेंगे, देश के प्रति जागरूक करेंगे, देशभक्ति के प्रति जागरूक करेंगे। अपने जो हजारों साल से जो हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है उनके लिए उन लोग को जागरूक करेंगे। तो आप देखिएगा कि आपका देश बहुत आगे बढ़ेगा, और इसमें आप भी गर्व महसूस कीजिएगा और अपने बच्चों को बताइएगा कि जब देश आगे बढ़ रहा था तो हम लोग भी उसमें योगदान किए थे, चाहे जिस रूप से करें, सोशल मीडिया से करें, बोल के करें, चाहे जैसे भी करें। और वोट देने के लिए सबको प्रेरित कीजिए, हर कोई घर से निकले और वोट दे, क्योंकि ये एक निर्णायक चुनाव है जिसमें विदेशी और देशद्रोही सभी लोग एक तरफ लगे हुए हैं। इस चुनाव बहुत कुछ बदल कर रख देगा। ये चुनाव में बहुत कुछ फैसले होने वाले हैं। देशभक्त जीतता है, नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं, तो देश बहुत ऊंचाई पर जाएगा। और वो खैर ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बोल रहे हैं, एक बार मान लीजिए एक बार कि अगर उन लोग का सरकार आया तो देश फिर कभी उठेगा नहीं, ऐसा गिरेगा कि फिर घुटने से आंसू गिरेंगे। और जो लोग तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के ये पर चलते हैं, वो हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सभी देशभक्त लोग ये प्रण ले ले कि भैया हम कम से कम 4 से 5 आदमी को रोज नहीं, 4-5 आदमी मोटिवेट कीजिए। उसको भी यही बात बोल दीजिए कि वो भी 1-2-4 आदमी को मोटिवेट करे। तो इसी तरह से पूरा देश एकजुट होगा और पूरा देश इतना प्रचंड तरह से हराएगा कि जो हिंदू विरोधी लोग हैं, जो हिंदू को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म करने की बात करते हैं, इनको नेस्तनाबूद कर देगा। ये लोग कभी आगे उठकर हिंदू की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, देश के खिलाफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाकी जय सिया राम। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको और आगे शेयर कीजिएगा। बाकी हर हर महादेव, भारत माता की जय।